हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आगे का टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा चैप्टर चल रहा था ओवरहेड्स, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब हमारा जो ये टॉपिक है नेक्स्ट, वो है अकाउंटिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के ऊपर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने अकाउंटिंग देखनी है कि किस तरह से आप जो आपके ओवरहेड्स हैं उनको अकाउंट्स में डालोगे, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो ओवरहेड्स हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं इनकर्ड करते हैं, चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात हो रही है, चाहे डायरेक्शन की, कंट्रोल की, ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट की। तो जितने भी एक्सपेंसेस इनके ऊपर इनकर्ड किए जाते हैं, आपके पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके अंदर आ जाते हैं, आपके ओवरहेड्स के अंदर आ जाते हैं। अभी तो डायरेक्टली आप उसको प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर एलोकेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी से। तो आप क्या करते हो, इनको ओवरहेड मानकर इसका अपॉर्शनमेंट वगैरह करते हो। ठीक है, अब इसको आप अकाउंटिंग में किस तरह से यूज करोगे, उसको किस तरह से ट्रीट करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग दे रखा है। पहला इन्होंने बोला अपॉर्शनमेंट बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक एनालॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, जिसमें दो फंक्शंस होते हैं, एक तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है और एक आपका होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। अब ये दो फंक्शन जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। आपने ये देखना है जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के जो ओवरहेड्स होंगे वो आपके पोर्शन होंगे इन दोनों फंक्शंस में ही। ठीक है, और ऑन एन एप्रोप्रिएटेड बेसिस पर होंगे। आप उसका नेचर देखोगे कि एक्सपेंस का नेचर कैसा है, उस बेसिस के ऊपर आप देखोगे कि किस बेसिस के ऊपर इसको जो है हम अपोर्शन करेंगे। दूसरा, यहाँ पर अब डिफिकल्टी एक और फाइंड हो जाती है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड है उनके लिए सुटेबल क्या नहीं मिल पाता, कोई बेस नहीं मिल पाता। इन्होंने सबसे पहले यही बोला है कि कोई भी अगर आपको जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनमें आप किस तरह से एलोकेट करोगे। आपने बेसिस फाइंड करना है। सबसे पहले देखोगे कि किस नेचर का एक्सपेंस है, उसके हिसाब से उसका बेसिस फाइंड आउट करोगे। और अगर डिफिकल्टी हो जाती है फाइंड आउट करने में, तो उस केस में आप दूसरा मेथड को यूज कर सकते हो। सेकेंड मेथड देखो, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होंगे ना, उनको आप क्या करोगे, जो कि आपके फॉर्मुलेशन और पॉलिसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो तो डायरेक्टली फिर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी नहीं जाते, आपके सेलिंग डिपार्टमेंट में भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भी फिर से आपको बेसिस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली आप जो है प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में डाल दो, उसको अपोर्शन कर दो। लेकिन फिर से अगर कोई डिफिकल्टी आ जाती है, उसका बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन आपको पता नहीं चलता कि किस बेसिस पे आपको करना है। तो तीसरा आता है कि ओवरहेड्स आपके हैं किस तरह के, वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी बियर करते हैं। ठीक है, तो फिर आप वो देखोगे। लेकिन इन सब को देख देख के ना बेसिस एक तरीके से आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में सेकंड मेथड के अंदर, ट्रांसफर टू P&L के अंदर, क्या आप क्या करोगे, डायरेक्टली जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे P&L अकाउंट में और उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स, जो ये आर्ग्यूमेंट्स बोली हैं कि आप इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आप कि प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में अपोर्शन कर देते हो तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको बेसिस ही नहीं फाइंड आउट करना पड़ पाता है, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है बेसिस फाइंड आउट करना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होंगे उनको ट्रांसफर कर दोगे P&L अकाउंट में और उसका क्लोजिंग कर दोगे। ठीक है, तीसरा है एडिशन एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट। अब आप इसमें क्या करोगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आप अलग से उनकी जो कॉस्ट है उनको निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट की बात कहें, अब वर्क कॉस्ट की अगर हम परसेंटेज देखें तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होंगे उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल वर्क कॉस्ट से, इनटू में 100% निकल आएगी, और जो परसेंटेज निकल कर आएगी उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप उसको अपोर्शन कर दोगे। ऐसे ही वर्क ओवरहेड की अगर हम देखें तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा उसको टोटल वर्क ओवरहेड से डिवाइड कर दोगे, इनटू में 100। सेल्स का सेम एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो भी टोटल होगा उसको टोटल सेल्स से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में
100। जो भी परसेंटेज आएगी उसके हिसाब से आप उसको क्या करते जाओगे, अपोर्शन करते जाओगे। अब यहाँ पर कैसे करते हैं, सबसे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उसको अपोर्शन करने के लिए अलग अलग तरीके की परसेंटेज निकालते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पे एज अ कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोड्यूस, अगर ऐसी कोई बात है कि टोटल जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से कॉस्ट देख रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होंगे उसको डिवाइड कर दोगे जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपने परसेंटेज निकालनी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जितने भी आए होंगे या ओवरहेड आप बोल सकते हो, डिवाइड कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट इंटू में 100। अब यहाँ पे जनरली इन्होंने बोला कि जो ए वाला जो मेथड है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है, वर्क कॉस्ट वाला, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो बाय चार्ज किससे होते हैं, बाय परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट की परसेंटेज पर या फिर वर्क कॉस्ट की परसेंटेज पर। जब आप वो करते हो ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो, तो उस टाइम पर कभी भी नोटिस करना कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे होते हैं, तब हम अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन नहीं होता, जिसको हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह, तो उस केस में आप किसके, आप जो परसेंटेज निकालते थे तो वो परसेंटेज उस वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही निकालते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो है डिपार्टमेंट का वो 10,000 रुपये है और उसका शेयर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वो 500 रुपये है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना हुआ, 5% हुआ वर्क कॉस्ट का, ठीक है। अब ये कैसे निकला, देखो जो आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, जो बोला है कि ए फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपने वही पॉपुलर वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करना है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी थी ओवरहेड, 500 का, तो क्या लिखोगे, अगर आपने क्या निकालना है, वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग, वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो आपकी टोटल वर्क कॉस्ट होती है, इनटू में 100, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको कितनी दे रखी थी, 500 की, और जो टोटल वर्क कॉस्ट थी वो आपको कितनी दे रखी थी, 10,000 रुपीज की, मल्टीप्लाई में 100, कितना आया, 5%। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग कॉस्ट जो होती है और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग के बारे में बोल रखा है। सेलिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड, जो कि डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए जो क्रिएट की जाती है कॉस्ट, उसको आप सेलिंग कॉस्ट बोलते हो। एक तरीके से मार्केटिंग में आपको हेल्प करती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर आपका प्रोडक्ट, जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जब तक प्रोडक्ट बनता है और उसका डिस्पैच होता है, वहाँ तक पूरे एंड तक जो भी पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ मिलाकर जो कॉस्ट होती है वो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर हम अब डेफिनेशन की बात कहें तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि सेलिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, जो कि आपकी डिमांड को क्रिएट करती है, ठीक है, ट्राई करती है कि डिमांड क्रिएट हो, और इट इज़ इमटेरियल वेदर द डिमांड हैज़ बीन क्रिएटेड और नॉट। इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि डिमांड क्रिएट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो है स्टिमुलेट करती है डिमांड को, कि जो है डिमांड जो है वो क्रिएट हो, उसको स्टिमुलेट करती है, और ये जो होती है कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग की कॉस्ट भी मानी जाती है। तीसरा, सिक्योरिंग ऑर्डर्स, ये आपकी कॉस्ट जो है आपके ऑर्डर को सिक्योर करती है। अब कैसे, अगर आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो अगर आपका कम है अकॉर्डिंग टू अदर प्रोडक्ट्स, अदर सब्सटीट्यूट्स, तो उससे क्या होगा कि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं इन डिमांड को स्टिमुलेट करने में या फिर क्रिएट करने में, जैसे अब डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करती है कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट करती है, कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्समैन के एक्सपेंसेस होते हैं वो हो जाते हैं, शोरूम एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं।
कंपनीज के द्वारा। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, जितनी भी कॉस्ट आती है वो सारी कॉस्ट कहाँ पर होती है, ओवरहेड की कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद भी कंपनी क्या करती है, उनकी सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, हर चीज़ प्रोवाइड करती है। तो वो सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं इसी कॉस्ट के अंदर या इसी ओवरहेड के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसकी जो अकाउंटिंग होगी वो भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को हम पहले क्लासीफाई करेंगे, उस हिसाब से इसका देखेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। पहला है सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड में डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो आप रेम्यूनरेशन देते हैं सेल्समैन को या सेल्स एजेंट्स को, या रेम्यूनरेशन जिसके अंदर आपकी सैलरीज, कमीशन, बोनस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा इंक्लूड होता है। और दूसरा एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम्स, शोरूम में आपने जो भी डिज़ाइन वगैरह का रखा है अपने शोरूम्स को, उसके एक्सपेंसेस हो गए। ब्रांचेस हैं आपकी और अदर ब्रांचेस खुली हुई हैं, उसके एक्सपेंसेस जो हो गए वो डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके। और सेल रिपोर्ट्स वही हो गया, एक तरीके से आपने अपना सेल्स डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स कोटेशंस, टेंडर्स एंड एस्टिमेटिंग, अपने जो है क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं ना, ये सारा उसी में ही आपको समझ आएगा कि टेंडर्स बना दिए जाते हैं, एक तरीके से एस्टिमेट कर दिया जाता है कि अगर हम ये सेल प्राइस रखते हैं तो कैसे होता है। तो सेल प्राइस एक तरीके से वहाँ पे निकाला जाता है, तो उसकी भी जो कॉस्ट होती है वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस में आती है। आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट में क्या होता है, जो भी आप सर्विसेज देने के बाद, जैसे आपने जो भी सामान बेच दिया उसके बाद की जो आप सर्विसेज देते हो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आपके डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर आती है। दूसरा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये आपके एक तरीके से इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कर दिए, फ्री गिफ्ट्स दे दिए, सैम्पल्स दे दिए, कुछ सर्कुलर्स बांट दिए, कुछ पैम्पलेट्स दे दिए, ठीक है, और डिस्प्ले कर दिया सेल्स प्रमोशन को। मार्केट एनालाइज करने का जो भी खर्चा होता है, मार्केट एनालिसिस का, वो सारा का सारा खर्चा आपके अंदर कहाँ आता है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो पहला हेड था सेलिंग ओवरहेड्स वो ये दोनों था। दूसरा हेड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग के एक्सपेंसेस और स्टोरेज के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। अब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस होंगे आपके, कि आप जो भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या देखो यहाँ पे इंश्योरेंस भी है गुड्स का, जो भी आपके गुड्स जा रहे हैं उनका इंश्योरेंस करा देते हो, ठीक है। उस सबका खर्चा किस में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में। और वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज में कौन से खर्चे आ जाएंगे, वेयर हाउसिंग का, पैकेजिंग का, स्टोरिंग ऑफ फिनिश गुड्स का, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हेड है वो है कॉमन ओवरहेड्स का, ठीक है। अब कॉमन ओवरहेड्स यानी आपके सेलिंग में भी आएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएंगे। तो क्रेडिट एंड कलेक्शन, ठीक है, ये दोनों में होगा। बैड डेट्स, लीगल एक्सपेंसेस, ये आपके किस में आ जाएंगे, क्रेडिट एंड कलेक्शन के अंदर। और इनको ट्रीट करने का आपका आइटम जो होगा वो सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आएगा। दीज आर ट्रीटेड टू बी द आइटम्स ऑफ सेलिंग ओवरहेड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में कौन से होंगे आपके, इंटरेस्ट होंगे, डिस्काउंट्स होंगे, रॉयल्टी ऑन सेल्स होगा, लॉस ऑन फिनिश स्टॉक होगा, ठीक है। उसके बाद है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसके अंदर आपके ये जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट होगी उसका शेयर, यानी इसमें आप अपोर्शन करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स इनवॉइसिंग हो सकता है आपका मिसकैलेनियस, और भी इधर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो भी आपके जो जनरल एक्सपेंसेस होंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो यहाँ पर होंगे। यानी आपके यहाँ पे 3 हेड्स हैं, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और कॉमन ओवरहेड, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में आएंगे। अब यहाँ पे although the overheads are categorized between selling and distribution, yet there are borderline cases where it becomes difficult to put them into one of the two categories. For example, a salesman may carry on the door-to-door publicity for his goods and also may deliver the goods on the spot. Here he is performing both the functions of sales as well as distribution. अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये तो बता दिया जो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगी आप उसको सेलिंग में अपोर्शन करोगे, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे। ये जो कॉमन वाले हो जाते हैं इनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि एक ही साथ आपको ओवरहेड दोनों मिल जाते हैं, यानी आपके सेलिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक साथ आ जाते हैं। कैसे,
कोई अगर मान लो कोई सेलमैन है, ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, एक सेलमैन है, वो कुछ ना कुछ अपने साथ गुड्स को कैरी करते हुए लेकर आ रहा है और गुड्स की पब्लिसिटी कर रहा है। गुड्स की जो वो पब्लिसिटी कर रहा है उसके साथ साथ वो उसको सेल भी कर देता है। अब पब्लिसिटी का एक्सपेंसेस तो सेलिंग से रिलेटेड है, और जो वो उसके साथ सेल कर देता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक तरह से गुड को, तो वो ऑन द स्पॉट ही जो भी दोनों काम एक साथ परफॉर्म कर रहा है, दोनों फंक्शंस एक साथ परफॉर्म कर रहा है, तो वो सेल से भी रिलेटेड है और डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड है। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। पहले हमने कॉस्ट को डिवाइड कर लिया था सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और कॉमन ओवरहेड्स के अंदर। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अब ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है इनको हम बोल सकते हैं आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन करने के बाद वाली जितनी भी कॉस्ट होती है हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ही डालते हैं, ठीक है। पहला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड, सो these overheads cannot be apportioned on the same basis as are chosen for the apportionment of production overheads। ये बात ध्यान रखना कि जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं वो वाली कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बाद होती है। अब यहाँ पे जब प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है तो उसके बाद जो कॉस्ट निकल कर आई है आप उस कॉस्ट को कभी भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर नहीं शेयर करोगे, यानी अपोर्शन नहीं करोगे। दूसरा, प्रोडक्ट अगर कुछ भी सोल्ड हो रहा है नियर बाय मार्केट के अंदर या बहुत दूर मार्केट से डिस्टेंट मार्केट में भी हो रहा है तो जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, इन डिटरमाइनिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से तो ये रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल डिफर फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी सेल की वो मार्केट से मार्केट डिफर करेगी, ठीक है। तो जो भी टर्म्स होती हैं क्रेडिटर की, कमीशन की, डिस्काउंट की, ऑक्ट्ररी चार्जेस या ड्यूटीज़ की, वो आपके डिफरेंस लेकर आती हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्ट के अंदर भी। तो आपने ये देखना है। नेक्स्ट देखो, जितने भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होंगी आर नॉट अमेनेबल टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप उसको नहीं डालोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है एक तरीके से, तो आप इसका भी स्टैंडर्ड एक तरीके से फिक्स नहीं कर सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। आप अगर इस स्टैंडर्ड फिक्स करके चलते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मार्केट में जो है रेट गिरते रहते हैं या बढ़ जाते हैं, एकदम से फ्लक्चुएशन बहुत होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसमें आपने देखो टाइप्स दे रखे हैं एनालिसिस की। एनालिसिस बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ एक्सपेंस की तरह, या फंक्शनल एनालिसिस है, एनालिसिस बाय प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, एनालिसिस बाय सेल्समैन, टेरिटरीज एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एनालिसिस बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को आप क्लासीफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट के नंबर्स की तरह आपको उसको देना होगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट नंबर यानी आप बोलोगे कि ये हेड से ये बिलोंग करता है, दूसरे हेड वाला इससे बिलोंग करता है, ये आपने बताना होगा कि किस तरह का नेचर ऑफ एक्सपेंस है। अगर देखो यहाँ पे जो एक्सपेंस है सेल्स कमीशन के, वो कहाँ इंक्लूड होंगे, सेल्स रेम्यूनरेशन के अंदर, ठीक है। अगर हम फंक्शनल एनालिसिस की बात करें तो आप फंक्शंस के हिसाब से देखोगे। फंक्शंस कौन से होते हैं आपके, डायरेक्ट सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, क्रेडिट एंड कलेक्शन। ये कलेक्शन है नॉट कलेक्शन, COLLECTION, ठीक है। फाइनेंशियल के रिगार्डिंग या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या मिसकैनलस जो भी आगे अदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही क्या करोगे, अपोर्शन करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम सब यही सीख रहे हैं, आपने अपोर्शन करना है, एलोकेशन करना है और एब्जॉर्ब करना है। एनालिसिस बाय प्रोडक्ट के हिसाब से एनालिसिस करोगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब कैसे, दिस एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट वेदर अ प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बट प्रॉफिट इज बीइंग contributed by each product to the journal pool, whether a product should be continued or not, whether the production of a product should be increased or decreased। ये आपने सारा देखना पड़ेगा। कैसे, जो भी आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है उसको देखो कि वो आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करा देता है। अगर वो प्रॉफिट जनरेट करा रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिटेबल है, तो उसमें आप डाल सकते हो वो एक्सपेंसेस को और उसके ऊपर और खर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, एक तरीके से लॉस दे रहा है,
और कंटिन्यूसली लॉस दे रहा है तो आप क्या करोगे, या तो उसको बिल्कुल ही बंद कर दोगे या उसकी जगह कोई और सब्सटीट्यूट यूज़ करोगे। यानी आप अपने एक्सपेंसेस को देखोगे कि आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस एक्सपेंसेस को। आप फिर क्या करोगे, या तो उसको बंद करोगे तो उसमें से जो भी एक्सपेंसेस कर रहे थे वो सारे बाहर निकाल लोगे उस डिपार्टमेंट या उस प्रोडक्ट में से, और किस में डाल दोगे, आपके नेक्स्ट जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, आगे देखो, एनालिसिस बाय सेल्समैन टेरिटरीज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एनालिसिस भी की जाती है सेम मैनर जैसे कि प्रोडक्ट की एनालिसिस होती है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट की जगह पर आप क्या कर देते हो, सेलमैन और आपके टेरिटरीज को देखते हो, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हो, और फिर फाइनल एब्जॉर्प्शन कर देते हो। ठीक है, जिस भी हिसाब से आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। जब आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्चुअल रेट पे, तो ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब हुए आपके एक्चुअल रेट पे, तो वो जितने भी आपने एक्चुअली इनकर्ड किए होंगे उतने रेट पे वो एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो ओवरहेड्स हैं आपने पहले से ही कुछ प्री डिटरमाइंड रेट अप्लाई कर रखा था। ठीक है, और वो ओवरहेड या तो बहुत ज़्यादा अंडर एब्जॉर्ब हो चुके हैं या फिर आपके ओवर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। कैसे, देखो, अगर हम ये बात कहें कि आपके जितने भी ओवर हेड्स आपने एब्जॉर्ब करने थे, जितने भी आपने इनकर्ड करे उतने ही आपने एब्जॉर्ब कर लिए, तो इक्वल बैठ गया बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अंडर रिकवरी नहीं हुई और ना ही ओवर रिकवरी होगी ओवर हेड्स की। बट जहाँ पर आपने पहले से ही रेट डिटरमाइन कर रखा था, कोई रेट अप्लाई कर रखा था, एज इज कॉमनली डन, कई बार कर देते हैं, तो जो ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए हैं या तो वो ज़्यादा हो सकते हैं या लेस हो सकते हैं देन द एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है, जैसे आपने मान लो 10,000 बोल रखा था कि 10,000 के ओवरहेड्स हमारे आ सकते हैं, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया, और आपके एक्चुअल में ओवरहेड या तो आपकी 12,000 आ गई या 8,000 आ गए, या तो ज़्यादा हो गए या कम हो गए, तो आपने एब्जॉर्ब कितने कर लिए वो आप देखोगे। If the amount of applied overhead on predetermined rates or amount absorbed is less than the overhead actually incurred, it is under absorption. If the amount absorbed or applied overhead is more or it is exceeds the overhead actually incurred, it is over absorption. Under absorption arises if. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपका एक्चुअल जो रेट है, ठीक है, उस रेट से जो एक्चुअली ओवरहेड इनकर्ड हुए हैं उस रेट से अगर आपने जो है कम एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या बन गया, अंडर एब्जॉर्प्शन। देखो, ये आपके ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड थे, क्या थे, एक्चुअली इनकर्ड, कितने, मान लो 20,000 के एक्चुअली आपके ओवरहेड्स इनकर्ड हुए, और प्री डिटरमाइंड आपने कितने कर रखे थे, प्री डिटरमाइंड, और प्री डिटरमाइंड के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब कितने का करा, एब्सॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब कितने का करा, मान लेते हैं 15,000 का आपने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली इनकर्ड हुए हैं और आपने जितना एब्जॉर्ब करा है, तो ये क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, कि अभी आपको और एब्जॉर्ब करना चाहिए था 5,000 का और अभी आपने नहीं किया है। ठीक है, और अगर ये एक्चुअली थे और अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्सॉर्ब, ठीक है, अगर आपने एब्जॉर्प्शन कर ली, मान लो 22,000 रुपये की, तो आपने कितना कर लिया, 2,000 ज़्यादा का एब्जॉर्प्शन कर लिया, तो आपने इसका मतलब क्या कर लिए, ओवर एब्जॉर्ब कर लिए हैं, एक्चुअली में इतने की नीड नहीं थी। ठीक है, अब अंडर एब्जॉर्प्शन किस तरह से अराइज होता है, ओवर एब्जॉर्प्शन किस तरह से अराइज होता है वो देखो। अंडर एब्जॉर्प्शन अराइजेज इफ जितने भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं एग्जीड द एस्टिमेट, आपने एस्टिमेट कर रखे थे और उससे एक्चुअल एक्सपेंसेस बढ़ गए, जैसे वो 20,000 थे और आपने एस्टिमेट कितने कर रखे थे, 15, तो एक्चुअल वाले बढ़ गए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर एब्जॉर्प्शन का केस अराइज हो जाएगा। प्रोडक्शन इज लेस देन एस्टिमेटेड, या फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो एस्टिमेशन से जो है कम हो गया। उसके बाद आवर्स वर्कड आर लेस देन एस्टिमेटेड, आपने सोचा था कि हम इतने घंटे काम करेंगे, मान लो आपने सोचा 12 घंटे काम करेंगे और 12 घंटे की जगह आपने सिर्फ 8 घंटे काम करा। ठीक है,
तो आर वर्क्स जो है वो कम हो गए। ओवर एब्जॉर्प्शन कब अराइज हो जाता है, एरर्स हो जाती है एस्टिमेटिंग ओवरहेड, ओवरहेड को एस्टिमेट करने में एरर हो गया, यानी आपने बहुत ज़्यादा बता दिए कि एस्टिमेशन तो बहुत ज़्यादा है और आपके एक्चुअली में तो बहुत कम इनकर्ड हो गए। ठीक है, एरर इन एस्टिमेटिंग क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है उसकी क्वांटम में भी आपने एरर कर दिया, ढंग से एस्टिमेट नहीं हो पाए। सीजनल फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं ओवरहेड्स में टाइम टू टाइम, तो उसकी वजह से हो सकता है। अनफॉर्सिन चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस थे प्रोडक्शन कैपेसिटी में जो कि पहले नहीं हुए थे, एकदम से हो गए। ठीक है, उसके बाद अब अकाउंटिंग कैसे होगी इनकी। पहला है राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व इज नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, अगर जितना भी जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व है तो आप क्या करोगे, उसका जो भी डिफरेंस होगा वो कॉस्टिंग पी एंड एल में डाल दोगे। लेकिन अगर जो ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें आप एक अकाउंट ओपन करोगे जिसमें आपकी अंडर ऑब्जॉर्प्शन और ओवर जो एब्जॉर्प्शन है उसकी पोस्टिंग होगी उनके सारे आइटम्स की कि किस किस में हुआ है, और जो नेट बैलेंस होगा फिर वो आप क्या डालोगे, पी एंड एल अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है, इस तरह से इसकी अकाउंटिंग होगी। दूसरा है एब्जॉर्प्शन इन सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर में एब्जॉर्प्शन करोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस होगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन अकाउंट का वो ट्रांसफर कर दोगे सस्पेंस अकाउंट में और ओवरहेड रिजर्व अकाउंट में, और इस कैरी टू द नेक्स्ट ईयर, फिर आप उसको नेक्स्ट ईयर में ले आओगे। ठीक है, इस मेथड का एक क्रिटिसिज्म है, जो कॉस्ट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इन द ईयर ऑफ अकरेंस, यानी आगे के ईयर में हो जाती है। तो ये जो मेथड है वो जस्टिफाइड होगा वेयर द नॉर्मल बिजनेस साइकिल एक्सटेंड्स ओवर मोर देन 1 ईयर, अगर 1 ईयर से ज़्यादा जो उसकी नॉर्मल बिजनेस साइकिल होगी वो चलेगी तो ये मेथड सही है। एंड वेयर द प्रोडक्शन इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज लेस इन इनिशियल स्टेज and so it is not thought proper to overburden the cost of new product by the entire overhead। ये वहाँ पर मेथड काम आएगा जहाँ पर जैसे अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट है और उसका आपका जो प्रोडक्शन है ना वो इनिशियल स्टेजेस पे यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पर थोड़ा कम है या लेस है और उसका बर्डन वहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला मेथड आपका काम आ सकता है कि आप उसको नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, या आप कह सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तीसरा मेथड जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स। सप्लीमेंट्री रेट का आप अप्लाई करोगे। अब 3 रेट बोल रखे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी तीनों अलग अलग तरीके के रेट होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस वो वाला रेट होता है जहाँ पर आपका भी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन चल रहा है। फिनिश स्टॉक आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपके हाथ में पूरा फुल स्टॉक है। और तीसरा कॉस्ट ऑफ सेल, कि आप अब सेल करने के टाइम पर जो भी आपकी कॉस्ट निकलेगी यानी जितना भी आप खर्चा इनकट करोगे उसको बोलोगे कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब ये मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, ये मेथड वहाँ पर सही है जहाँ पर डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है, जहाँ पर डिफरेंस की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हियर द सप्लीमेंट्री रेट इज अ न्यू रेट। सप्लीमेंट्री रेट क्या होगा, एक न्यू रेट होगा। और अराइव्ड कैसे होता है, कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे, जो भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होंगे ओवरहेड के बाय द एक्चुअल बेस, एक्चुअल बेस यानी जो आपका एक्चुअली ओवरहेड इनकर्ड हुआ है। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दोगे। अंडर और ओवर ऑब्जॉर्प्शन को आप किससे डिवाइड करोगे, जो भी आपके एक्चुअल बेस होगा उससे। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज निकल आएगी जो भी अमाउंट आपने एब्जॉर्ब किया है, और उसको आप फिर क्या करोगे, एक प्री डिटरमाइंड रेट के अकॉर्डिंग जो भी आपने एक्चुअल रेट फाइंड आउट किया हुआ था तो आप उसके हिसाब से उसको अपोर्शन कर दोगे। एक तरीके से वो वैसे वाले अब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप लिखोगे कि आपका कितना रेट है। ठीक है, जो भी आपके एक्चुअल बेस है या जो एक्चुअल रेट है वो लिखोगे। ऊपर लिखोगे जो भी आपके अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है या फिर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है या कितने परसेंट का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, फिर आपको उसको दोबारा से सेटल करना पड़ेगा। ये जो एडजस्टमेंट होगी ओवरहेड की, सप्लीमेंट्री रेट शुड नॉट डिस्टर्ब द जॉब ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये जो है जो आपका सप्लीमेंट्री रेट वाला जो मेथड है ये आपका किसी भी तरह से जो जॉब कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी उसको डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि कंसिडर प्रॉपर टू अप्लाई दिस रेट टू वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स ओनली। सिर्फ आप ये वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो प्रॉपरली वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर, फिनिश स्टॉक के ऊपर और कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर। और इसके अकॉर्डिंग टू दिस व्यू
द डिफरेंस इन ओवरहेड्स अराइजिंग ऑन कंप्लीटिंग द जॉब शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग एंड P&L। मेन बात ये है कि आपकी अकाउंटिंग की, तो आप कहाँ पर चार्ज करोगे? कॉस्टिंग एंड P&L में चार्ज करोगे। जो भी डिफरेंस आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन का या ओवर एब्जॉर्प्शन का, जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ चार्ज करोगे? आप कॉस्टिंग एंड P&L में। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो ये चैप्टर था इसकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। थ्योरी वाला बिल्कुल पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, सारा कंप्लीट करा दिया है। सो आज यहाँ पर ये चैप्टर एज थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।